स्केल के आधार बिंदु। इस चैप्टर में से आपके स्टूडेंट्स छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो आप थोड़ा सा याद रखें कि छोटे क्वेश्चन 2 नंबर के या 3 नंबर के, इसमें से कोई बड़ा नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आप इनकी जो छोटे छोटे जो वर्डिंग्स हैं इन पे आप ध्यान दें। तो आज अपना जो टॉपिक है वो अपन जो ले रहे हैं वो आपको ले रहे हैं पीएल एसक्यूएल के लाभ और उसके प्लेस होल्डर और वेरिएबल के बारे में। तो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखें और सुने। देखो क्या है, सबसे पहले अपना जो अगला टॉपिक है पेज नंबर, आप अगर आपके पास बुक हो तो आप मिलान कर ले, पेज नंबर 263, पेज नंबर 263 पर आप निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अपना जो टॉपिक आता है पीएल एसक्यूएल के लाभ। पीएल एसक्यूएल के लाभ क्या है? देखो स्टूडेंट्स एक चीज समझें कि पीएल एसक्यूएल के पीएल एसक्यूएल बनी क्यों है। जब इससे पहले आपने देखा कि जो लैंग्वेज एसक्यूएल जो बनी चुकी थी तो ऐसा एक्स्ट्रा क्या हुआ कि पीएल एसक्यूएल बनाएगी, तो इसमें जो स्पेशल जो जोड़ा गया है मतलब एसक्यूएल के अलावा जो जोड़ा गया है उन्हीं दो को ही तो हम लाभ कह रहे हैं। तो क्या लाभ हुए? पीएल एसक्यूएल क्यों बनाई गई कि जबकि एसक्यूएल लैंग्वेज पहले से थी, तो वो बनाने के पीछे जो रीजन था वो क्या था कि बेहतर प्रदर्शन की एक साथ कई कथन। मैंने वर्ड लिखा है, आप नोट्स बनाते समय अपना याद करें कि एक साथ कई कथन। एसक्यूएल में हमेशा हम एक एक क्वेरी ही एक बार में लिख पाते थे। एक क्वेरी एक बार में लिखी, उसके बाद फिर हमको दूसरी क्वेरी लिखनी होती थी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो मैंने एक बार में एक क्वेरी लिखी। जबकि पीएल एसक्यूएल में क्या होता है कि आपको जो बहुत सारी जो क्वेरीज होती हैं उनको आप एक साथ सीरीज में मतलब एक तरह से ग्रुप बना सकते हो और ग्रुप बनाकर एक साथ आप लिख सकते हो। तो इसीलिए इसमें क्या है एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल में एक्स्ट्रा क्या हो गया कि आपके लिए एक तरह से एक साथ बहुत सारी क्वेरीज को रन करने का मौका मिला। एसक्यूएल में एक क्वेरी होती थी, इसमें ग्रुप होता है। दूसरा है कि प्रोसीजरल भाषा, इसमें प्रतिबंध और लूप। पिछले जो वीडियो बनाए थे मैंने उसमें भी आपको बताया था कि एक्स्ट्रा क्या हो गया, और इसके बारे में फिर एक बार सुने कि प्रोसीजरल एक जो नया वर्ड जुड़ा है प्रोसीजरल, इसमें क्या है कि प्रतिबंध और लूप जुड़े गए। प्रतिबंध और लूप जोड़ने का क्या मतलब है कि यहां पर आपको जैसे इफ एल्स की कंडीशन लगेगी कि इफ कंडीशन पूरी हो रही है तो आप इसको एग्जीक्यूट करें, अगर कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो इसको रहने दें। इसके अलावा जैसे लूप कंडीशन थी, आइटरेटिव लूप है वो बना के पढ़ लेंगे, व्हाइल डू व्हाइल लूप, तो वो भी इसमें यूज होने लगा। तो 2 पॉइंट हमारे लिए स्पेशल थे पीएल एसक्यूएल के लाभ बताने के लिए। एक तो था बेहतर प्रदर्शन और दूसरा है प्रोसीजरल भाषा जिसमें प्रतिबंध और लूप का यूज किया गया। अब पिछले क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ रहे थे कि जब डिक्लेरेशन जो भाग हम लिख रहे थे पीएल एसक्यूएल का जो डिक्लेरेशन भाग था उसमें हमने देखा था कि पीएल एसक्यूएल में डिक्लेरेशन भाग में हम क्या क्या डिक्लेयर करते हैं, प्लेस होल्डर, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट को हम डिक्लेयर करते हैं। तो यहां पर जो प्लेस होल्डर है वो क्या है? प्लेस होल्डर, प्लेस यानी जगह, होल्डर यानी रखने वाला, तो मेमोरी रखने के लिए। तो इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये जो मेमोरी होती है ये आपकी अस्थायी रूप से होती है, अस्थायी रूप से संग्रहित, मतलब ये टेम्पररी मेमोरी है। जब तक आप एसक्यूएल में काम कर रहे हैं तब तक तो ये मेमोरी रहेगी और उसके बाद ये मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ध्यान रखें कि ये मेमोरी अस्थायी रूप से रखने के लिए होती है। दूसरा है वेरिएबल, कांस्टेंट और रिकॉर्ड इसमें शामिल होते हैं। प्लेस होल्डर में क्या क्या चीजें शामिल होंगी? आपके जितने भी जो वेरिएबल लेते हो, वेरिएबल का मीन आप समझ लेंगे, जैसे एसक्यूएल में आप जो भी आप फील्ड्स के नेम लेते हो ना वो होते हैं, तो कांस्टेंट लेते हो और रिकॉर्ड्स लेते हो, ये आपके प्लेस होल्डर कहलाते हैं। और इनके साथ में जो वेरिएबल्स होते हैं इनका डेटा टाइप शामिल होता है। तो डेटा टाइप कौन कौन से? नंबर, कैरेक्टर, वैरिएबल, डेट, लॉन्ग, ब्लॉक, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, ये इनके डेटा टाइप होते हैं जो भी आपने देखे हैं। वेरिएबल के डेटा टाइप, क्योंकि आप जो मेमोरी ले रहे हो ये डिपेंड तो उसी पे करती है कि आपका डेटा टाइप क्या है। जैसे कि अगर हमको एज लेनी है तो जाहिर सी बात हम इंटीजर टाइप पे लेंगे या नंबर टाइप पे लेंगे। अगर आपको किसी का नाम लिखना है तो आप कैरेक्टर टाइप पे लेंगे। किसी का अगर एड्रेस लिखना हो तो उसमें आप वेरकेयर लेंगे, क्योंकि वेरकेयर में ये दोनों चीजें शामिल होती हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, आप ध्यान से सुने। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केयर में और वेरकेयर में डिफरेंस क्या है। एसक्यूएल के ड्यूरेशन में भी हमने देखा था कि कैरेक्टर में और वेरकेयर में डिफरेंस क्या है। कैरेक्टर में एक तो ये जो होता है ये आपका फिक्स लेंथ होता है। अगर आपने यहाँ पे 20 की मेमोरी आपने डिक्लेयर की है तो कैरेक्टर आपकी 20 की मेमोरी लेगा पूरी की पूरी, भले आपने उसमें 15 कैरेक्टर ही लिखे हो तो मेमोरी वेस्टेज जाएगी। जबकि वेरकेयर होता है आपका वेरिएबल लेंथ, वेरकेयर VARCHR, वेरकेयर वेरिएबल कैरेक्टर। तो वेरकेयर जो होता है वो आपका जो मेमोरी होती है उस मेमोरी के वेरिएबल के अनुसार कि जितने आपने कैरेक्टर यूज में लिए उतनी मेमोरी लेगा। अगर आपने मान लो कि 20 का कैरेक्टर लिया है
अगर आपने मान लो 15 की मेमोरी तो यूज में ली और बाकी 5 की अगर आपने छोड़ दी तो उस मेमोरी को फ्री कर दिया जाएगा, मतलब वो मेमोरी बच जाएगी। तो ध्यान रखें कैरेक्टर में और वेरकेयर में ये डिफरेंस है। तो मेमोरी की बचत हो जाती है वेरकेयर में। तो जो भी हम प्लेस होल्डर ले रहे हैं उसमें आपका नंबर टाइप का है, कैरेक्टर प्रकार का है, वेरकेयर प्रकार का है, डेट, लॉन्ग, इस तरह से हम उसको ले सकते हैं। अब जो वेरिएबल जो होते हैं ये आपका क्या करता है, वैल्यूज को संग्रहित करता है। जो भी आपने जो वेरिएबल लिए होते हैं उन वैल्यूज को संग्रहित करने के लिए हमको वेरिएबल का यूज लेना होता है। जैसे लिखा कि वेरिएबल, तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बन सकता है। देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है, ध्यान से सुने कि प्लेस होल्डर किसे कहते हैं। क्वेश्चन बन रहा है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। पीएलएस के लिए लाभ क्या है वो आप 2 पॉइंट जो मैंने ऊपर लिखे वो आप लिख सकते हैं। फिर है कि भाई वैल्यू का क्या यूज है या वैल्यू को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल एक वह शब्द, ऐसा शब्द जो कि मान को संग्रहित करता है। जैसे हम लिखते हैं कि सी लैंग्वेज में हम लिखते थे इंटीजर a बराबर 5, इसका मतलब हुआ कि आपने a का मान 5 संग्रहित किया है, मेमोरी बनाई है। तो इसका सिंटैक्स क्या है, अब इसका सिंटैक्स ध्यान से सुने। देखो वेरिएबल नेम पहले क्या आएगा, वेरिएबल नेम, उसके बाद उसका डेटा टाइप और नॉट नल और फिर उसके आगे वैल्यू। नॉट नल जरूरी नहीं है। नॉट नल का देखो मीन क्या होता है कि अगर आपके पास वैल्यू उपलब्ध नहीं हो तब आपको नॉट नल का यूज करना होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि नॉट नल का यूज किया ही जाए। तो इसमें देखो क्या है, जैसे वेरिएबल नेम, डेटा टाइप, नॉट नल, वैल्यू, और एग्जांपल के लिए लिखा जैसे सैलरी और नंबर। देखो इसमें से एक चीज को ध्यान से समझना कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो बताई गई है कि अगर आप जब सी लैंग्वेज में करते थे एस उसमें C++ में जब करते थे तो वहां पे क्या था कि आप पहले डेटा टाइप लेते थे और उसके बाद वेरिएबल का नेम लेते थे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि आप पहले वेरिएबल का नाम ले रहे हो और उसके बाद फिर आप डेटा टाइप ले रहे हो। तो ये चीज एक समझने वाली बात है जो आपको ध्यान देनी है। तो फिर आपने पहले तो वेरिएबल नेम लिया फिर उसके बाद उसका डेटा टाइप लिया। तो जैसे मैंने यहां लिखा सैलरी नंबर 6, इसका मीन ये है कि यहां पर सैलरी वेरिएबल है, नंबर डेटा टाइप है और 6 उसकी साइज है कि आप 6 कैरेक्टर में उसकी साइज ले सकते हो। लिखने का तरीका क्या होगा कि डिक्लेयर जो रिजर्व कीवर्ड है एक तरह से, और हमको ये लेना होता है कि जब डिक्लेरेशन बाद में लिखते हैं ना तब लिखना होता है। तो डिक्लेयर एड्रेस वेयर कैर नॉट नल इक्वल टू जयपुर। अब यहां पे देखो ये लिखा गया है कि नॉट नल इक्वल टू जयपुर। इट मीन्स कि अगर वैल्यू उपलब्ध नहीं हो, अगर आप खाली तो छोड़ नहीं सकते हो, तो अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम आपको जयपुर तो वहां पे डिक्लेयर करना ही है। तो ये चीज आपको समझनी है कि एड्रेस वेयर के नॉट इक्वल टू जयपुर का मतलब है कि कम से कम जयपुर तो है ही, अगर कुछ भी नहीं है तो जयपुर तो है ही। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक। अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूं और अगला टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं। एक बार समझ लें, एक बार 3 क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं आपके। पहला क्वेश्चन की पीएलएस के लाभ कौन से हैं, वो 2 पॉइंट, प्लेस होल्डर इसके बारे में आप लिखोगे, उसके बाद वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है और उसका सिंटैक्स क्या है ये आपको जानना है। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। इसके आगे का जो अपना जो टॉपिक है वो हम डिक्लेयर कर रहे हैं आगे। देखो मैं आपकी बुक में से बता देता हूं, आप मिलान करें कि जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं, जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है उसके 2 प्रकार से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। वो चीज आपको समझनी है। आप निकाले पेज नंबर 264 पर, आप देख सकते हैं कि वहां पे हेडिंग नहीं बनी हुई है, लेकिन आपको ध्यान देना है वो हेडिंग किस तरह से बनी हुई है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखो ध्यान से देखें, जो हेडिंग बनी हुई है वो दिया हुआ है कि कोई भी वेरिएबल अपना वैल्यू पीएलएसक्यूएल खंड के एग्जीक्यूशन और एक्सेप्शन भाग में बदल सकता है। जबकि वेरिएबल की वैल्यू 2 प्रकार से दी जाती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेरिएबल को किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है। तो 2 प्रकार से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। कौन से 2 प्रकार है वो ध्यान से देखें। पहला तो है कि हम सीधे तौर पर वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। वो तो सिंपल तरीका ये रहेगा कि आप, पहला तरीका तो ये होता है कि आप लिखेंगे यहाँ पे जैसे वेरिएबल नेम और उसके बाद आप जो भी वैल्यू है, जैसे मान लो मैंने अजमेर लिख दिया या जयपुर लिख दिया, तो पहला तरीका तो ये होता है कि वेरिएबल का नेम लिया और उसके बाद आपने वैल्यू डाल दी जो भी आप अजमेर डालना चाहते हो। अगर आप नेम का स्लेश में डाल दिया, एज होती तो आप 5 लिख देते, 15 लिख देते, है ना। तो इस तरह से होता है। और दूसरा जो तरीका है दिया हुआ है कि हम मान सीधे तौर पर डिक्लेयर कर सकते हैं। और दूसरा दिया हुआ है कि डेटाबेस के स्तंभ से सीधे तौर पर मान सेलेक्ट इनटू कथन के द्वारा, सेलेक्ट
इनटू कथन के द्वारा भी हम मान डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद है कि अगर हम जब एसक्यूएल में करते थे तो वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर सकते थे। तो यहाँ पे सेलेक्ट इनटू वेरिएबल का नाम जो भी आप देना चाहते हो, कि जो भी आपको यहाँ देना है वो आप वाक्य से असाइन कर सकते हैं, वाक्य से असाइन कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हमारे पास हो गए। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है कि वेरिएबल में वैल्यू कितने प्रकार से डिक्लेयर की जाती है। तो ये तो पहला तरीका हो गया, या आपका दूसरा तरीका हो गया। एग्जाम में पूछा जाए कि भाई इनटू का क्या यूज है। इनटू का मतलब जो टेबल आपने बनाई है, जो आपने कॉलम बनाया उसके अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि सेलेक्ट कॉलम नेम इनटू वेरिएबल नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ठीक है, अंत में ध्यान ये रखना है कि फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। प्रोग्राम के अंत में जो भी आप क्वेरी लिखते हो उसके अंत में आपको फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। एक टॉपिक में और लेके चलता हूं स्टूडेंट्स, इसमें PL/SQL कांस्टेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो वीडियो में बना रहा हूं इसमें आपको इस टॉपिक के बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट पता लग जाएगा। फिर बाकी की चीजें जो है वो अगली वीडियो में डालेंगे, क्योंकि वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। तो PL/SQL कांस्टेंट, तो स्टूडेंट्स पहले तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि कांस्टेंट क्या है। कई बार इस चीज के बारे में मैं बता चुका हूं कि कांस्टेंट का मीन क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसे वेरिएबल जिनका मान स्थायी रूप से रख दिया गया है, जिनका मान प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान परिवर्तित नहीं होता है। देखो लिखा हुआ है कि PL/SQL में पूरे प्रोग्राम में जिसका मान परिवर्तित नहीं होता हो, जैसे पाई का मान है आपने डिक्लेयर कर दिया 3.14, तो पूरे प्रोग्राम में सेम रहेगा। आपने मान रख दिया डजन, तो डजन का मान 12 तो हमेशा पूरे प्रोग्राम में वही रहेगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो इसका फायदा क्या होगा कि जब कभी भी आपको वेरिएबल का मान बदलना होगा तो स्थायी मान का बदलने की बजाय अगर आप पूरे प्रोग्राम में मान बदलेंगे तो एक साथ बदल जाएगा, जिससे कि आपकी समय की मेमोरी की बचत होगी। और दूसरा, वेरिएबल के अंदर जो मेमोरी वेरिएबल आपने जो डिक्लेयर किया है वो स्थायी रूप से रह जाएगा। अब इसको लिखने का जो तरीका होता है वो देखो, इसका सिंटेक्स क्या दिया हुआ है कि पहले तो आप लिखोगे कांस्टेंट का नाम, कांस्टेंट का जो भी आप नाम देना चाहते हो, कांस्टेंट का नेम देंगे। फिर आप यहां लिखेंगे कांस्टेंट। ये कैपिटल लेटर में इसलिए लिखा जा रहा है कि आपको पता लगे कि ये एक रिजर्व कीवर्ड है। बाकी आप चाहे तो स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। उसके बाद उसका डेटा टाइप लिखेंगे, और डेटा टाइप लिखने के बाद जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीज सैलरी, सैलरी एक कॉलम लिया है, इंक्रीज सैलरी नहीं, मैं केवल सैलरी ले लेता हूं। सैलरी तो हो गया जो वेरिएबल का नाम है। इसके बाद में मेरे कांस्टेंट लिखना है, तो वो कांस्टेंट मेरे को एज इट इज लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, जिससे कि पता लगे कि रिजर्व कीवर्ड है। और उसके बाद यहाँ पे नंबर प्रकार का डेटा टाइप क्या है मेरा, नंबर। इंटीजर भी हो सकता था, बाकी एसक्यूएल के अंदर हम नंबर प्रकार का लिख रहे हैं यहाँ पे। और वैल्यू जो भी इसमें है, जैसे यहाँ पे डिक्लेयर है कि 4 में लेना है, तो जो भी आप मान डालना चाहते हो 10, तो आपने कोई भी जो मान है 10 तो आप ले सकते हो, इससे ज्यादा 10 ले सकते हो और 4 डिजिट तक ले सकते थे, इससे ज्यादा नहीं ले सकते थे। वैसे तो यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंग 10 दिया हुआ है। तो एक चीज इंपोर्टेंट है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब एक डेफिनेशन दी हुई है कि एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से सुने, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि वैल्यू क्या है। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि वैल्यू क्या है, तो उसका जो आंसर क्या होगा, देखो बुक में दिया हुआ है कि वह मूल्य या वह मूल्यांकन जो भी आप एक वेरिएबल को देते हैं। वैल्यू क्या है, जो कि आप किसी भी वेरिएबल को देते हैं। देखो दिया हुआ है यहाँ पे, जो घोषित होते समय किसी भी कांस्टेंट को दिया जाता है उसे वैल्यू कहते हैं। इसके पश्चात आप मूल्यांकन नहीं कर सकते, इसके बाद आप वैल्यू नहीं दे सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि घोषणा के समय कांस्टेंट का मूल्यांकन करना आवश्यक है, और ऐसा नहीं होगा तो एग्जीक्यूशन में एरर आ जाएगी। ये चीज आपको समझनी है। और एक और टॉपिक जो मैं लेके चल रहा हूं कि सर्वर आउटपुट ऑन, एसक्यूएल सर्वर आउटपुट ऑन। देखो यहाँ पे क्या है कि ये एक जो वर्ड लिखने से जब ये लिखा जाता है कि सेट सर्वर आउटपुट ऑन, मैं इस वीडियो बड़ा हो गया लेकिन मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्योंकि अगले टॉपिक हम लूप कर लेंगे। सेट सर्वर आउटपुट ऑन, इसका मतलब है कि जब आप ये लाइन लिखते हैं, एग्जामिनेशन बनता है कि एसक्यूएल इंजन को या एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने के लिए आप किस लूप का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या लिखना होता है, सेट सर्वर आउटपुट ऑन। केवल इतना लिखने से, मतलब एक क्वेरी के रूप में इस सेंटेंस को लिखने से आपके प्रोग्राम का जो आउटपुट होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो ओरेकल इंजन को स्टार्ट, ये इंजन कोई गाड़ी के इंजन की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुने। इंजन का मतलब है कि प्रोग्राम कंप्यूटर में जितने भी जो एग्जीक्यूशन जो हुआ करते हैं ना, वो इसी के अकॉर्डिंग हुआ करते हैं। तो इसी को थोड़ा समझना है। तो देखो, इसीलिए सर्वर आउटपुट और को स्क्रीन को प्रदर्शित करने के लिए
ये सेट सर्वर आउटपुट लिखना आपका जरूरी है। और अगर आपने ये नहीं लिखा तो प्रोग्राम में कोई भी जो परिणाम आपका था, जो भी आंसर जो आपको नजर आना था, वो आंसर नजर नहीं आएगा। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन या परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए आपको सेट सर्वर आउटपुट ऑन लिखना होता है। और एक और लाइन जो मैं बता रहा हूं कि जो भी आप जो लाइन लिखेंगे उसके लिए लिखना होता है आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन। ये एक नंबर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस चीज को जरूर याद करें। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है एग्जाम में कि PL/SQL में आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए किस सेंटेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये स्टूडेंट आपको जरूर याद रखना है कि अगर आप ये लिखोगे, एक नंबर का क्वेश्चन है कि स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन, और एग्जीक्यूशन में आउटपुट को देखने के लिए, मतलब उसको ऑन करने के लिए, एग्जीक्यूशन को ऑन करने के लिए ये लाइन लिखी जाती है सेट सर्वर आउटपुट ऑन, और आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन ये लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक इतना ही है, और अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो भी PL/SQL में जो लूप है, आइटरेटिव लूप है, फॉर लूप, इफ एल्स और व्हाइल डू व्हाइल का जो यूज होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अभी आपकी एग्जाम चल रही है तो अपनी स्टडी पे ध्यान दें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अभी लगभग सुनने में आ रहा है कि कोरोना वायरस वगैरह का काफी, तो इतना आपको मतलब ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है, हम इंडियन है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। आराम से पढ़ाई में ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, एग्जाम दें। और जब भी आपको जब ये टाइम मिल रहा है, जब आप इस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, तो छोटे नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि एग्जाम में जब आप छोटे नोट्स बनाओगे तो एग्जाम आपको ध्यान रहेगा, आपको हिंट के रूप में ध्यान रहेगा कि आपने क्या पढ़ा था। मेरे जो पिछले वीडियोस हैं उनको आप देखें, उनको आप अच्छी तरह से समझें। उनमें अगर आपकी कोई क्वेरी हो आपको जो, तो वैसे देखो स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिए हुए हैं, आपने जो साइट दी हुई है नीचे, जो blogspot.com नॉलेज सिस्टम jaipur.blogspot.com, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। इसमें पुराने जो पेपर्स हैं दिए हुए हैं, उनके आंसर आप ढूंढें। कोई आंसर वगैरह नहीं मिल रहा है, देखो डेस्क वर्क वगैरह में काफी मिल जाते हैं, और वैसे आपको पहले प्रिपेयर कर लेना चाहिए था। टाइम मिल रहा है आपके एग्जाम के बीच में, कई सब्जेक्ट ऐसे हैं आर्ट्स के या कॉमर्स के, 30 मार्च को आपके एग्जाम है, इसके ड्यूरेशन में आपको काफी टाइम मिलने वाला है। किसी को 10 दिन मिलेगा, किसी को 15 दिन मिलेगा। तो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखें, ऐसा नहीं सोचे कि अभी तो 20 दिन बाकी है, हम 20 दिन बाद पढ़ाई कर लेंगे, अभी तो आज का दिन तो हम इंजॉय कर लेते हैं, 2 दिन हम इंजॉय कर लेते हैं। देखो इंजॉय नहीं करना है, आप ये समझ लो कि इंजॉय करने के साथ साथ आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। आपको की पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ देना है, तो कंटिन्यू इस चीज को आपको ध्यान रखें। रेगुलर आपने मॉडल पेपर अगर तैयार कर रखे हैं, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको मैं स्कूल वगैरह में पढ़ाई करता हूं, उनके पास काफी अच्छे नोट्स उनके तैयार हैं। तो उस ड्यूरेशन में आप डेली अपना नोट्स वगैरह प्रिपेयर करें, डेली एक मॉडल पेपर की क्वेश्चन सोल्व करें, लिख के याद करें। एक अच्छी हैबिट डालें कि जितनी बार आप लिख लिख के तैयार करेंगे, छोटे आंसर तैयार करेंगे, फिर उनके बाद एक्सप्लेन करने की पावर को अपना डेवलप करें, तभी आप अच्छे एग्जाम नंबर से पास होंगे। स्टूडेंट्स ओके, आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान दें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट, थैंक यू।